नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स के लिए नवीन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियमों को अधिसूचित किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन अमोनिया व ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं अधिसूचित की। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की। विश्व आर्थिक मंच के एआई गवर्नेंस अलायंस ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक समावेशी पहुंच के लिए वैश्विक प्रयास करने की सिफारिश की। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन वाले कार्य के दुष्चक्रों की समाप्ति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और कोचिंग संस्थान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन्हीं के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इस कारण केंद्र ने इन दिशा निर्देशों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विचार के लिए पहले उनके पास भेजा था। यहां सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विनियमन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाल ही में कोचिंग संस्थानों में आग लगने, आत्महत्या आदि के कारण छात्रों की मृत्यु के अत्यधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ये संस्थान छात्रों से बहुत अधिक फीस वसूलते हैं और इनके पढ़ाने के तरीके पर भी सवाल उठते रहते हैं। इस कारण ऐसे दिशा निर्देश जरूरी हो गए हैं। कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापनों द्वारा छात्रों को आकर्षित करते हैं। इस कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए करियर काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने हेतु भी इस प्रकार का विनियमन जरूरी हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने के लिए योगात्मक या सारांशात्मक मूल्यांकन अर्थात समेटिव असेसमेंट की बजाय नियमित रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है। ज्ञातव्य है कि योगात्मक या सारांशात्मक मूल्यांकन कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। अंत में हम इस दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो इस प्रकार है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कोचिंग संस्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल विकसित करेंगे। किसी भी कोचिंग संस्थान को दिशा निर्देश लागू होने की तारीख से 3 माह के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों को संस्थान में नियोजित नहीं करेगा। अपने संस्थान में दाखिला लेने के लिए माता पिता छात्रों पर दबाव बनाने हेतु रैंक या अच्छे अंकों के संबंध में भ्रामक वादे नहीं करेगा या इनकी गारंटी नहीं देगा। प्रत्येक कोचिंग संस्थान की अपने शिक्षकों की योग्यता, कोर्स आदि के विवरण से युक्त एक वेबसाइट होगी। इस विवरण को समय समय पर अपडेट किया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए नवीन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियमों को अधिसूचित किया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी विनियम 2023 अधिसूचित किए हैं। इनके तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए केवल एक पंजीकरण की आवश्यकता होगी। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एनपीएस सब्सक्राइबर की एनपीएस संरचना के साथ अंतरक्रिया का पहला बिंदु है। पीओपी की अधिकृत शाखाओं को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स यानी पीओपीएसपीज कहा जाता है। ये शाखाएं अब कलेक्शन पॉइंट्स के रूप में कार्य करेंगी। बैंक और गैर बैंकिंग संस्थाएं अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स जोड़ने के लिए पीओपीज के रूप में कार्य कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को एनपीएस के लिए पहले की तरह कई पंजीकरणों की बजाय केवल एक ही पंजीकरण की आवश्यकता होगी। आवेदनों के निपटारे की समय सीमा भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। सरकार का यह कदम विनियमों की समीक्षा करने संबंधी केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप है। इस घोषणा का निहित उद्देश्य अनुपालन की लागत को कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना है।
खबर में आगे बढ़ने से पहले PFRDA के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये PFRDA अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के बारे में। केंद्र सरकार ने साल 2004 में इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद करना है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह भारत का निवासी हो या अनिवासी यानी NRI हो, NPS में शामिल हो सकता है। ये 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं सिवाय सशस्त्र बलों के और केंद्रीय स्वायत्त निकायों में भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA अधिनियम 2013 के तहत NPS को विनियमित करता है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं अधिसूचित की। ग्रीन हाइड्रोजन में विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। ग्रीन अमोनिया की बात करें तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित अमोनिया है। आमतौर पर अमोनिया का उत्पादन हेबर-बॉश प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। हालिया योजनाओं को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत अधिसूचित किया गया है। इन्हें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट कार्यक्रम के घटक द्वितीय के मोड 2A यानी ग्रीन अमोनिया और मोड 2B यानी ग्रीन हाइड्रोजन के तहत अधिसूचित किया गया है। ये कार्यक्रम NGHM के अधीन है। इन योजनाओं के उद्देश्यों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को अधिकतम करना, दोनों उत्पादों को किफायती बनाना तथा ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं इन दो मोड्स को लागू करने वाली एजेंसियों के बारे में। मोड 2A योजना को लागू करने वाली एजेंसी है MNRE के तहत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI और मोड 2B योजना को लागू करने वाली एजेंसी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित तेल और गैस कंपनियां तथा सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी CHT। खबर में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के महत्व के बारे में। इनसे हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में उत्सर्जन में कमी होगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विद्युत, औद्योगिक या मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी है और इनसे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। खबर के आखिर में बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक है। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के उपघटक हैं साइट कार्यक्रम, पायलट परियोजनाएं, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तथा कौशल विकास। साइट कार्यक्रम के तहत 2 अलग अलग घटकों में वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र भी हैं। घटक 1 में आता है इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और घटक 2 में आता है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की। ये योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अगले 2 वित्त वर्षों में यानी 2024-25 और साल 2025-26 में लागू की जाएगी। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के 2 घटक हैं। पहला, लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजना। इसके अंतर्गत 4 तरह की शिकायत प्रणालियां शामिल की गई हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण। इसका लक्ष्य है शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत और निगरानी प्रणाली CPGRAMS के 10 चरणीय सुधारों को आगे बढ़ाना।
दूसरी शिकायत निवारण प्रणाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिकायत निवारण। इसका लक्ष्य है जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए एआई आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना और शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना। तीसरी शिकायत निवारण प्रणाली है एकीकृत शिकायत निवारण। ये योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगी। इससे CPG-RAMS लोक शिकायतों के लिए सबसे बड़ा इंटरफेस बन जाएगा। और चौथा है क्षमता निर्माण पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और CPG-RAMS के वर्जन 7.0 को अपग्रेड करना है। इसके बाद दूसरे मुख्य घटक का नाम है प्रशासनिक सुधारों के लिए योजना। रणनीतिक आवंटन के तहत प्रशासनिक सुधार योजना कुछ अन्य योजनाओं में संसाधनों का उपयोग करेगी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग गतिविधियां और 2024-25 और साल 2025-26 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPG-RAMS के बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RTI मामले और अदालत में विचाराधीन मामले, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका निवारण इसमें शामिल नहीं है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधारों के 10 कदम है। CPG-RAMS 7.0 का सार्वभौमिकरण, तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, भाषा अनुवाद अंग्रेजी के साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में CPG-RAMS पोर्टल, फीडबैक कॉल सेंटर, एक राष्ट्र एक पोर्टल, राज्यों के पोर्टल्स और केंद्र सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण, समावेशिता और आउटरीच, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, निगरानी प्रक्रिया और डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट। चलिए अब समझते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर को। विश्व आर्थिक मंच के AI गवर्नेंस अलायंस ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक समावेशी पहुंच के लिए वैश्विक प्रयास करने की सिफारिश की। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्ष 2024 के वार्षिक बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस अलायंस AIGA ने अत्याधुनिक AI पर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें जेनरेटिव AI गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, चुनौतियां। जेनरेटिव AI मॉडल की लाइफ साइकिल पर एक समान मानकों का अभाव है। इनकी परिभाषाएं भी स्पष्ट नहीं हैं। इन वजहों से सुरक्षित जेनरेटिव AI का विकास प्रभावित हो रहा है। दूसरा, AI गवर्नेंस। AI गवर्नेंस के लिए मौजूदा वैश्विक परिदृश्य काफी जटिल है और यह स्थिति तेजी से बदल भी रही है। रिपोर्ट में AIGA द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय। AI के लिए वैधानिक गवर्नेंस सुनिश्चित करने हेतु सरकार, नागरिक समाज, शिक्षा जगत, उद्योग जगत जैसे हितधारकों को शामिल करने की जरूरत है। अनुकूल मानक विकसित करना। AI के लिए मानकों में अंतर को दूर करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इन्हें अपने प्रयासों में समन्वय लाने की जरूरत है। लचीला विनियामक तंत्र। AI के क्षेत्र में हो रही तेज प्रगति के साथ गति बनाए रखने के लिए नवाचार और गवर्नेंस फ्रेमवर्क में निवेश त्वरित व अनुकूलन योग्य होना चाहिए। ग्लोबल साउथ की भूमिका। नवाचार के लिए AI के सभी चरणों में ग्लोबल साउथ को शामिल करना चाहिए। इससे सभी को लाभ मिलेगा तथा विश्व को कम नुकसान होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस अलायंस AIGA के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस अलायंस AIGA का गठन वर्ष 2023 में किया गया था। इसका लक्ष्य जेनरेटिव AI के लिए नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश और गवर्नेंस फ्रेमवर्क विकसित करने में तेजी लाना है। गौरतलब है कि जेनरेटिव AI एक प्रकार की AI तकनीक है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और सिंथेटिक डेटा सहित अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाने में सक्षम है। यहाँ विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के संबंध में भी आधारभूत तथ्यों को जान लेना बेहतर रहेगा।
विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन विश्व की बेहतरी के लिए काम करता है। अंत में हम एआई गवर्नेंस के लिए अलग अलग अप्रोच को भी समझ लेते हैं। जोखिम आधारित अप्रोच, इसमें एआई से होने वाले नुकसान के संबंध में जोखिमों को वर्गीकृत करने और उनसे निपटने को प्राथमिकता दी जाती है। नियम आधारित अप्रोच, इसमें विस्तृत और विशेष नियम बनाने पर ध्यान दिया जाता है। सिद्धांत आधारित अप्रोच, यह एआई सिस्टम के लिए मौलिक सिद्धांत या दिशा निर्देश निर्धारित करती है। परिणाम आधारित अप्रोच, इसमें एआई से संबंधित मापने योग्य परिणाम अर्थात आउटकम प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि इस अप्रोच में नियमों का पालन करने के लिए जरूरी किन्हीं विशेष प्रक्रियाओं को परिभाषित नहीं किया जाता है। चलिए अब समझते हैं आज की छठी व अंतिम मुख्य खबर को। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन वाले कार्य के दुष्चक्रों की समाप्ति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यह रिपोर्ट अनौपचारिक रोजगार के जारी रहने के कारणों तथा अनौपचारिक रोजगार से मुक्त होने की चुनौतियों का विश्लेषण करती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ अनौपचारिक रोजगार के संदर्भ में आधारभूत बातों को समझ लेना बेहतर रहेगा। अनौपचारिक रोजगार में पारिश्रमिक के भुगतान वाले ऐसे सभी कार्य या रोजगार शामिल हैं जो मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत और विनियमित नहीं हैं। साथ ही इस प्रकार के रोजगार में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा इनमें आय सृजन वाले व्यवसाय में बिना पारिश्रमिक के भुगतान अर्थात बिना किसी मौद्रिक लाभ वाले कार्य भी शामिल हैं। अब हम रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। विस्तार, विश्व के कुल कार्यबल में लगभग 60% अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार हैं। कम आय वाले देशों में यह आंकड़ा लगभग 90% है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों की अगली पीढ़ी में भी असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसके कारणों में शामिल है पर्याप्त शिक्षा और कौशल का ना होना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का कवरेज प्राप्त नहीं होना। दोहरा बोझ, विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कामगारों का बड़ा हिस्सा दोहरे बोझ को वहन करता है, जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के असुरक्षित माहौल में कार्य करना और कम पारिश्रमिक मिलना। अब हम रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कही गई बातों को जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन। भारत के श्रम बाजार में औपचारिक वेतनिक रोजगार तथा कम आय वाला अनौपचारिक रोजगार दोनों का व्यापक प्रचलन है। इस प्रकार भारत का श्रम बाजार बहुत अधिक विखंडित है। दूसरा, सामाजिक विखंडन। भारत के श्रम बाजार में लैंगिक और जातिगत आधार पर भी विखंडन मौजूद है। महिलाओं, निचली जाति के श्रमिकों, कम औपचारिक शिक्षा वाले श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में होने की संभावना कम होती है। यहाँ रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशों को जान लेना भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो इस प्रकार है। पहला, दोहरे बोझ को कम करना। पारिश्रमिक नीतियां बनाकर इस बोझ को कम किया जा सकता है। इन नीतियों में असमानता को समाप्त करना, न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावी बनाना और अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाले कामगारों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना जैसे प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा, औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना। श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और कर विनियमों के कवरेज को बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। अंत में हम भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के संबंध में आधारभूत बातों को जान लेते हैं। भारत में संपूर्ण कार्यबल का 90% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 96% से अधिक कामगार अनौपचारिक रोजगार में हैं। वर्ष 2011-12 के बाद से कुल कार्यबल में अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यहाँ रोजगार को औपचारिक बनाने अर्थात फॉर्मलाइजेशन के लिए भारत में किए गए कुछ उपायों को जान लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार हैं। ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं सूर्य सेन। इनका जन्म 1894 में चटगांव के नोआपाड़ा में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में देश ने सूर्य सेन को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। सूर्य सेन मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे।
उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे अपने उद्धरण मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक सशस्त्र बल का गठन किया था। इस बल से कल्पना दत्त और प्रीति लता वड्डेदार जैसी क्रांतिकारी भी जुड़ी हुई थी। सूर्य सेन ने 1930 के चटगांव शस्त्रागार हमले की कमान संभाली थी। हम सूर्य सेन जी से साहस, निस्वार्थता जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। यह रिपोर्ट 107 देशों में आर्थिक समृद्धि की गुणवत्ता का 4 आयामों के तहत आकलन करती है। ये आयाम हैं नव प्रवर्तन अर्थात इनोवेटिवनेस, समावेशिता अर्थात इंक्लूसिवनेस, संधारणीयता अर्थात सस्टेनेबिलिटी तथा लचीलापन अर्थात रेजिलियंस। अब हम रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने नव प्रवर्तन और समावेशन पर उच्च स्कोर प्राप्त किया है। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने संधारणीयता पर उच्च स्कोर प्राप्त किया है। भारत और केन्या ने संधारणीयता में उच्च स्कोर प्राप्त किए हैं। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण आर्थिक गिरावट की आशंका व्यक्त की गई है। इसमें 2030 तक 3 दशकों में सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर रहने का अनुमान है। अधिकांश देशों की आर्थिक समृद्धि ना तो संधारणीय है और ना ही समावेशी। रिपोर्ट में आर्थिक समृद्धि के लिए एक नई अप्रोच की सिफारिश की गई है। यह अप्रोच दीर्घकालिक संधारणीयता और इक्विटी के साथ दक्षता को संतुलित करती है। दूसरा, गेहूं में स्ट्रिप रस्ट, येलो रस्ट। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने किसानों से येलो रस्ट के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। यहां हम गेहूं में स्ट्रिप रस्ट के बारे में जान लेते हैं। यह रोग फंगल रोगजनक पुक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस के कारण होता है। इस रोग में गेहूं की पत्तियों पर पीली धारियां बन जाती हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस रोग से प्रभावित प्रमुख राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके उपचार के लिए प्रोपिकोनाजोल कवकनाशी का छिड़काव किया जाता है। तीसरा, भारतीय चाय बोर्ड। चाय बोर्ड ने उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी उत्पादकों को चाय उत्पादन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को सीमित करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने उत्पादन के 0.2% तक अपशिष्ट की अधिकतम मात्रा निर्धारित की है। वर्तमान में चाय के अपशिष्ट का इस्तेमाल इंस्टेंट टी, जैव उर्वरक और कैफीन बनाने में किया जा रहा है। बोर्ड चाय के अपशिष्ट का इस्तेमाल केवल इंस्टेंट टी तक सीमित रखने पर विचार कर रहा है। चौथा, पनामा नहर। पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रही है। इसके कारण प्राधिकारियों ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या को 36% तक कम कर दिया है। पनामा नहर दुनिया के 2 सर्वाधिक सामरिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर तथा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। पांचवा, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। इसरो ने दूसरी पीढ़ी का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT-SG विकसित किया है। यह उन्नत उपग्रह संचार और नेविगेशन क्षमताओं से लैस है। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर एक स्वदेशी तकनीकी समाधान है। इसके माध्यम से समुद्र में मछुआरे मत्स्यन नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेज सकेंगे। छठा, विलिंगडन द्वीप। हाल ही में विलिंगडन द्वीप का कायाकल्प करने की मांग उठी है। यह द्वीप कंटेनर टर्मिनल संचालन को केरल के वल्लारपदम में स्थानांतरित करने के बाद वीरान हो गया है। विलिंगडन द्वीप कोच्चि शहर के नजदीक स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है। इस द्वीप का निर्माण वर्ष 1933 में किया गया था। इसका नाम भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया था। इस द्वीप का निर्माण आधुनिक कोच्चि बंदरगाह बनाने के लिए प्रसिद्ध वेम्बनाड झील को गहरा करने के दौरान निकाली गई मिट्टी से किया गया था। सातवां, न्यूक्लियर बैटरी। चीन के एक स्टार्टअप ने न्यूक्लियर बैटरी विकसित करने का दावा किया है। यह बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 50 साल तक पावर प्रदान कर सकती है।
न्यूक्लियर बैटरी ऊर्जा पैदा करने के लिए निकल 63 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के क्षय से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। जहां परमाणु रिएक्टर्स में परमाणु विखंडन से बिजली उत्पन्न की जाती है, वहीं न्यूक्लियर बैटरी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 8वां व अंतिम भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का मसौदा। वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे हैं। कानून बन जाने के बाद यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की जगह लेगा। संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा इसका संग्रह और उपयोग किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।